दोस्तों ईएमआरएस में आवेदन की लास्ट डेट आपको पता ही है। फिलहाल तो आवेदन चल रहे हैं और आप आवेदन कर सकते हैं 30 अक्टूबर तक। यहाँ पर पदों के बारे में बात करें तो पीजीटी के भी पद हैं, टीजीटी के भी पद हैं और हॉस्टल वार्डन के अलावा और भी कई सारे पद हैं। लेकिन इसमें जो टीजीटी, पीजीटी और हॉस्टल वार्डन का पद है, इस पर शिक्षक भर्ती से जुड़े हुए और जिन लोगों ने बीएड नहीं किया हुआ है उनके लिए ये सारे पद बड़े ही आकर्षक हैं। पीजीटी में कुल पदों की संख्या 1460 है, 1460, जबकि टीजीटी में लगभग 4000 पद हैं और हॉस्टल वार्डन के 635 पद हैं। अब हॉस्टल वार्डन के लिए यहाँ पर बीएड की डिमांड नहीं की गई है। पीजीटी के लिए आपका स्नातकोत्तर प्लस बीएड होना चाहिए, टीजीटी के लिए आपका स्नातक प्लस बीएड होना चाहिए। और पूरा का पूरा जो ये नोटिफिकेशन है इसको मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। दोस्तों कुछ लोगों ने पूछा है कि सर परीक्षा कैसे होगी। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर आप ईएमआरएस में टीजीटी या पीजीटी में शिक्षक बनना चाहते हैं तो ध्यान दीजिएगा कि आपको 2 चरण की परीक्षाओं से गुजरना पड़ेगा। टीयर 1 यानी कि पहला चरण, और ये चरण क्या होगा, केवल आपका क्वालिफाइंग रहेगा नेचर में। और जो आपकी मेरिट बनेगी दोस्तों, ये टीयर 2 परीक्षा के बाद बनेगी, यानी कि टीयर 2 परीक्षा ही आपकी जो मुख्य परीक्षा है यही रहने वाली है। तो टीयर 1 यानी कि प्रारंभिक परीक्षा, तो यहाँ पर दोस्तों ये ओएमआर सीट पर वस्तुनिष्ठ प्रकार का पेपर होगा। यहाँ पर जो भी प्रश्न आपको मिलेंगे ये सारे के सारे जो प्रश्न होंगे वो ऑब्जेक्टिव रहेंगे। और दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि जो पेपर रहेगा तो इसमें जो सिलेबस है, आपका कंपोनेंट ऑफ द टेस्ट है, वो क्या रहेगा कि इसमें कुल मिला के 6 पार्ट होंगे। 6वां पार्ट ये आपके लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट के अंतर्गत आएगा और इसमें जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश के कुछ 10-10 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। और ध्यान दीजिएगा कि ये जो 20 प्रश्न हैं इसमें से 40% अंक ले आना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि कुल 8 प्रश्न आपके एटलीस्ट सही होने ही चाहिए, तभी जाके आपका जो पहला पार्ट है 1, 2, 3, 4, 5 इस पेपर का, जिसमें जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी, नॉलेज ऑफ आईसीटी, टीचिंग एप्टीट्यूड और डोमेन नॉलेज रहेगा, तो ये जांचा जाएगा। मेरिट तो आपकी यहीं से बनेगी, आपको पास और फेल तो यहीं से किया जाएगा कि आपने प्री पास किया कि नहीं पास किया। लेकिन ये जो सेक्शन है इसकी जांच तब होगी जब आप पार्ट 6 यानी कि लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट को पास करेंगे तो। और फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो लोग टीयर 1 को पास करेंगे तो सीटों की संख्या के 10 गुना लोगों को बुलाया जाएगा फिर टीयर 2 परीक्षा के लिए। और टीयर 2 परीक्षा, ध्यान दीजिएगा कि टीयर 2 परीक्षा यह आपके विषय ज्ञान की परीक्षा होगी, सब्जेक्ट नॉलेज एग्जाम होगा। इसमें केवल वही उम्मीदवार बैठेंगे जो टीयर 1 को पास करेंगे। इसमें कुल प्रश्नों की संख्या कितनी रहेगी, तो 55 प्रश्न रहेंगे इसमें। और ध्यान दीजिएगा ऑब्जेक्टिव प्रश्न 40 होंगे, डिस्क्रिप्टिव रहेंगे 15। ठीक है, इस प्रकार से 3 घंटे का यह टेस्ट होगा और इस प्रकार से आपकी जो मेरिट है वो टीयर 2 एग्ज़ाम के आधार पर ही बनेगी। मतलब दोस्तों यहाँ पर ये है कि टीयर 1 केवल स्क्रीनिंग के लिए है, असली मेरिट जो है टीयर 2 परीक्षा ही तय करेगी। और इसी प्रकार से कुछ सिनेरियो टीजीटी के लिए भी है। टीजीटी में भी जो आपका पेपर रहेगा टीयर 1 यानी कि प्री एग्ज़ाम में, तो ये 100 नंबर का पेपर रहेगा। इसमें भी पार्ट 1 to 5 आपके तभी जांचे जाएंगे जब आप पार्ट 6 यानी कि लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट, जिसमें जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी के साथ एक रीजनल लैंग्वेज भी आपको चूज़ करना है। और ये रीजनल लैंग्वेज आपकी हिंदी भी हो सकती है अगर आप हिंदी भाषी हैं। तो आपको यहाँ पर 30 प्रश्न यानी कुल मिला के 12 प्रश्न आपको सही करने पड़ेंगे। 40% के हिसाब से 30 प्रश्नों में 12 प्रश्न आपको सही करने पड़ेंगे, तब जाके आपका ये जंचेगा पार्ट 1 to 5। ठीक है। और फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं ना कि प्री को क्वालिफाई करने के लिए आपको विषय को पढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको अच्छी खासी तैयारी करवा रहे हैं ईएमआरएस वाले एसएससी लेवल की। इसमें जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी, नॉलेज ऑफ आईसीटी, टीचिंग एप्टीट्यूड, डोमेन नॉलेज के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो ये बात आप लोग ध्यान से समझिएगा कि प्री को क्वालिफाई करने के लिए आपको अवेयरनेस यानी कि करंट अफेयर वगैरह, रीजनिंग एबिलिटी, नॉलेज ऑफ आईसीटी, ये सारे जो डोमेन हैं इसको आप अच्छे से आपको पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आप प्री क्वालिफाई हो पाएंगे। साथ ही साथ जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश और जो एक रीजनल लैंग्वेज है, तो ये तो मुश्किल नहीं होगा। मुझे लगता है कि बहुत कम लोग होंगे जो पार्ट 6 को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो फिलहाल फ्रेंड्स बिल्कुल लगे रहिए और आपके फॉर्म भरे जा रहे हैं
और एलिजिबिलिटी के बारे में बात करें तो एलिजिबिलिटी मैंने आपको क्लियर कर दिया था कि अगर आप पीजीटी में आवेदन कर रहे हैं तो आपसे सीटीटी नहीं मांगा जाएगा, लेकिन अगर आप टीजीटी में आवेदन कर रहे हैं दोस्तों तो आपसे डिमांड की जाएगी सीटीईटी पेपर 2 की भी। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखते हुए आवेदन कीजिए। नेक्स्ट दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। देखो DSSB से प्राइमरी में शिक्षक भर्ती का विज्ञापन यहाँ पर जारी किया गया है, जिसमें 17 सितंबर से लेकर 16 अक्टूबर तक आप आवेदन कर सकते हैं। पदों की कुल संख्या दोस्तों यहाँ पर 1880 है। और ध्यान दीजिएगा कि आवेदन करते समय यहाँ पर जो लास्ट डेट है, यानी कि जो एलिजिबिलिटी है आपकी, उसकी जो लास्ट डेट है वो आपको धारित करनी पड़ेगी। जो लोग अपियरिंग हैं वो लोग आवेदन नहीं कर पाएंगे। रही बात है कि कौन कौन से लोग आवेदन कर पाएंगे, तो जिन लोगों ने सीटीईटी का पेपर 1 क्वालिफाई किया है वो लोग यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, और वही है, बीएड वाले यहाँ पर एलिजिबल नहीं हैं। और उम्र सीमा दोस्तों नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर, 30 साल से अधिक की उम्र सीमा यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। बाकी मैंने आप लोगों को पहले ही बता रखा है, सारा नोटिफिकेशन ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, तो सारी बातें आपके बिल्कुल सामने हैं। और 16 अक्टूबर 2025 तक आपका जो क्वालिफ़िकेशन है, एज है, एक्सपीरियंस है, ये सारी बातें 16 अक्टूबर 2025 के मुताबिक जो है कंसीडर की जाएंगी। फ़ीस दोस्तों बड़ी कम रहती है, 100 रुपये की फ़ीस यहाँ पर केवल ली जाती है। और अभी तो आपने देखा था यूपीटीटी में आपसे 1700 रुपये पेपर मतलब पर पेपर के हिसाब से 3400 रुपये दोनों पेपर की फ़ीस लेने के बारे में बात की जा रही है। फ़िलहाल अब यूपीटीटी के लिए भी जो दोस्तों आवेदन है बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाले हैं। यूपीटीटी के लिए सबसे पहले शिक्षा सेवा आयोग एक कमेटी का गठन करने जा रहा है, और इस कमेटी की रिपोर्ट के बाद फिर आवेदन स्टार्ट होंगे। आपको पता है ना कि यूपीटीटी की परीक्षा के लिए डेट भी पहले से ही क्लियर हो चुकी है, और 2026 में 29 और 30 जनवरी को आपकी यूपीटीटी की परीक्षा करवाई जाएगी। विगत कई वर्षों से क्योंकि ये परीक्षा हुई नहीं है, तो उम्मीद जताई जा रही है कि लगभग 20 लाख तक आवेदन आ सकते हैं। हालांकि पिछली बार जो आवेदन आए थे वो 12.5 लाख आए थे, और परीक्षा में 11.5 लाख के आसपास लोग परीक्षा में बैठे थे। फिलहाल फ्रेंड्स यहाँ पर ये जो कमेटी बनाई जाएगी वो परीक्षा प्रारूप, योग्यता और परीक्षा शुल्क आदि का निर्धारण करेगी। यानी कि अभी जो एक अफवाह चल रही है ना 1700 रुपये वाली, तो 1700 रुपये तो शायद नहीं होगा। ये तो केवल एक प्रपोजल है, सरकार खुद इसको मान्यता नहीं देगी। फिलहाल देखना ये होगा कि फ़ीस कितनी निर्धारित की जाती है, और परीक्षा का प्रारूप, क्या प्रारूप में कोई बदलाव होगा, क्योंकि यहाँ पर उल्लेख किया गया है कि परीक्षा प्रारूप पर भी कमेटी विचार करेगी। अभी तक का जो पैटर्न है उससे मैं तो हैप्पी हूँ। मुझे लगता है कि प्रारूप में किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और योग्यता तो बिल्कुल तय है पहले से ही कि बीएड वाले जो होंगे वो केवल पेपर 2 दे पाएंगे। पेपर 1 के लिए केवल डीएलएड या समकक्ष लोग ही आवेदन कर पाएंगे। परीक्षा शुल्क मुख्य रूप से है, इसके बाद जो है देखते हैं कि आवेदन कब से स्टार्ट होता है और परीक्षा जो है ये कब करवाई जाती है। क्या 29 और 30 जनवरी को परीक्षा हो पाएगी, क्योंकि शिक्षा आयोग का जो ट्रैक रिकॉर्ड दोस्तों ये काफ़ी ख़राब रहा है परीक्षाओं को लेकर। अब यहाँ पर बात करते हैं बिहार में शिक्षक भर्ती के बारे में दोस्तों। तो बिहार में शिक्षक भर्ती के लिए अब तक 2,33,000 शिक्षक भर्तियाँ हो चुकी हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि अगर आप बिहार की शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कि अगर आपका मन है कि आप बीपीएससी का जो TRE4 है, तो इस TRE4 के अंतर्गत आप प्राइमरी में या फिर टीजीटी में या फिर पीजीटी में आप शिक्षक बनेंगे, तो ये मान चलिए कि आपकी एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। परीक्षा की तिथियां तय की जा चुकी हैं। 16 से 19 दिसंबर तक आपकी परीक्षाएं जो हैं वो करवाई जाएंगी। तो एग्ज़ाम डेट ध्यान दीजिएगा, TRE4 की 16 से लेकर 19 दिसंबर है, यानी कि यूपीटीटी से पहले यहाँ पर परीक्षा करवा ली जाएगी। ठीक है, बाकी रही बात ये कि TRE4 का रिजल्ट कब तक आएगा, तो जनवरी में आएगा। रिजल्ट में जो नियुक्ति होगी यह मतलब लगभग 26 से 27 हज़ार के आसपास पद रहने वाले हैं। और इसी भी दोस्तों STT के लिए भी क्योंकि आवेदन लिए जा रहे हैं, आपको पता है ना कि STT के लिए आवेदन पहले स्टार्ट होने थे, 11 तारीख से नहीं हो पाए तो 19 से स्टार्ट हुए हैं। अब लास्ट डेट ध्यान दीजिएगा कि 27 सितंबर STT के लिए आवेदन की लास्ट डेट है। लेकिन इसी बीच STT की भी एग्ज़ाम डेट जो है वो तय कर ली गई है। पहले परीक्षा 4 तारीख से होनी थी, लेकिन अब 4 से नहीं होगी। अब ये परीक्षा करवाई जाएगी 12 से
12 से 31 अक्टूबर के बीच में बिहार एसटीटी की परीक्षा करवाई जाएगी। यानी कि जो लोग भी आवेदन कर रहे हैं बस मान के चलें कि 27 के बाद 12 से आपको परीक्षा देने जाना है, ठीक है। और रही बात एग्ज़ाम सेंटर्स की, तो एग्ज़ाम सेंटर्स तो आपको पता ही है, महिलाओं के लगभग पटना या आसपास रहते हैं, पुरुषों को तो ये लोग कहीं भी भेज देते हैं। तो बिल्कुल आप मान चलिएगा कि आपके पास गिनती का समय बचा हुआ है। 27 के बाद 12, इसका मतलब 12 दिन इधर होगा, 3 दिन इधर। आपको केवल 15 दिनों का समय दिया जा रहा है बिहार एसटीटी परीक्षा की तैयारी के लिए। और इसमें भी 15 दिन मान के मत चलिए, क्योंकि लास्ट 2 डेज़ तो आप बिजी रहेंगे यात्रा करने में और बाकी प्लानिंग में। तो आपके पास समय लगभग 10 दिनों का है। 10 दिनों में ही अगर आप तैयारी कर पाएँ तो अच्छी बात। हालांकि यहाँ पर पासिंग परसेंट केवल 50% का है। तो कुल 150 नंबर की जो परीक्षा होती है दोस्तों, इसमें केवल 75 नंबर ही आपको लेकर आना है। तो आराम से आ जाएंगे, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। केवल 10 दिनों का समय आपको मिल रहा है और सिलेबस काफ़ी ज़्यादा है, तो बिल्कुल लग जाइए। दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल के 7,565 पदों पर आवेदन शुरू हो चुके हैं। जो लोग इंटरमीडिएट पास हैं दोस्तों, वो लोग यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। इंटरमीडिएट पास वाले दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आवेदन कर सकते हैं। एसएससी ने फिलहाल 21 अक्टूबर इसके लिए लास्ट डेट तय की है, तो 21 अक्टूबर तक आप यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। पुरुषों के कुल 5,069 पद हैं, महिलाओं के 2,496 पद हैं और 21 अक्टूबर तक आप आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं। और रही बात दोस्तों फ़ीस, तो फ़ीस बहुत कम रहती है, 100 रुपये ही आपकी फ़ीस यहाँ पर लगने वाली है। आयोग ने साफ किया है कि पहले चरण का परिणाम घोषित होने के बाद दिल्ली पुलिस की ओर से दिल्ली में शारीरिक क्षमता और मापन परीक्षण करवाया जाएगा। और ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरी गई जनतिथि और हाई स्कूल के प्रमाण पत्र में दर्ज जनतिथि को अभ्यर्थी की आयु निर्धारित करने के लिए मान्य किया जाएगा। बाद में संशोधन नहीं होगा, ठीक है। वर्ष 2024-25 की छात्रवृत्ति के लिए नए सिरे से आवेदन, जैसा कि आप लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश में ऐसे अभ्यर्थी जो हाई स्कूल इंटरमीडिएट में होते हैं और जिनकी सालाना आय 2.5 लाख रुपए, यानी कि अगर SC ST हैं 2.5 लाख रुपए, अदर कैटेगरी के 2 लाख रुपए तक अगर उनकी सालाना आय है, तो सरकार छात्रों को छात्रवृत्ति भी देती है और शुल्क की भरपाई भी करती है। तो वर्ष 2024-25 में 2 वजहों से छात्र योजना का लाभ पाने से वंचित रह गए थे। एक, छात्रों ने आवेदन तो किया था, लेकिन शिक्षण संस्थानों, विश्वविद्यालयों और जिला स्तरीय अधिकारियों ने लापरवाही के चलते उनका डेटा अग्रसारित नहीं किया। दूसरा कि संस्थानों और विश्वविद्यालयों ने मास्टर डाटा लॉक नहीं किया, जिससे पाठ्यक्रम और उनकी फ़ीस लॉक नहीं हो पाई। तो यहाँ पर देखेंगे फिलहाल अब इनसे दोबारा से आवेदन लिए जाएंगे। 2.5 लाख अल्पसंख्यक छात्रों को इससे लाभ पहुंचने वाला है। और दोस्तों थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो एक खबर और भी है कि बात करें उत्तराखंड के बारे में, वहाँ पर भी पेपर लीक जैसी एक सूचना मिल रही है, लेकिन केवल एक सेंटर पर, तो इसलिए यहाँ पर जो है ना परीक्षा रद्द करने की बात नहीं की जा रही। मामला यहाँ पर स्नातक स्तरीय परीक्षा उत्तराखंड का है, जिसमें खालिद और उसकी बहन को गिरफ्तार भी किया गया है। टीईटी अनिवार्यता से छूट के लिए केंद्र करे संशोधन, तो प्रदेश भर में शिक्षकों ने काली पट्टी मात कर काम किया है। केंद्र सरकार टीईटी मामले में करे पहल। तो फिलहाल अब ऐसे जो शिक्षक हैं जो कि टेट पास नहीं हैं, वो अब टेट के लिए फिलहाल जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन दे रहे हैं और कह रहे हैं कि भैया हमारे लिए भी कुछ करो। तो फ्रेंड्स ये थी आज की पूरी अपडेट। थैंक यू हमसे जुड़ने के लिए। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। सेशन आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। शेष अगले वीडियो में। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।